हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिरमौर पार्ट 2, यानी कि सिरमौर के जो राजनीतिक इतिहास में कुछ शासकों के बारे में पढ़ना रह गया था। एक तो आज हम इस वीडियो में वो देखने वाले हैं और दूसरा जितने भी प्रमुख हमारे स्थान रहेंगे सिरमौर के, उनके बारे में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से और क्या महत्वपूर्ण संस्थान वहाँ पर है। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं राजनीतिक इतिहास से। तो कल जो है मैं आपके साथ राजनीतिक इतिहास में धर्मपाल तक की चीज़ें डिस्कस कर चुका था कि किस प्रकार धर्मपाल के समय में 3 शासक हुए। एक था संसार चंद, दूसरा रामशरण और तीसरा जो है महान चंद। तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया था और ये भी जाना था कि धर्मपाल की फिर मृत्यु हो गई थी उस दौरान। तो आज जो है आगे हम पढ़ेंगे करम प्रकाश के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे एक और जो हमारी ट्रिक 4 रहेगी राजाओं को याद करने की, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ट्रिक 4 जो है वो इस प्रकार से रहेगी कि KP2, यानी कि केपी कहता है, केपी नाम का कोई व्यक्ति है, वो कहता है फंस गया सुअर, फंस गया सुअर। तो देखिए KP2 से तो बनेगा करम प्रकाश 2, यानी कि करम प्रकाश द्वितीय। फिर उसके बाद फंस से आएगा पहले फतेह प्रकाश और उसके बाद आएगा शमशेर प्रकाश। आगे देखिए तो सुअर से हम देखेंगे कि 3 शासकों के नाम आएंगे। एक होगा सुरेंद्र प्रकाश, उसके बाद अमर प्रकाश और फिर आएंगे राजेंद्र प्रकाश, जो इस सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे। तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक 4 रहेगी। तो आई होप आपको ज़्यादा दिक्कत जो है राजाओं को याद करने में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले करम प्रकाश के बारे में। तो करम प्रकाश के समय में सबसे बड़ी जो घटना हुई थी वो था इनके समय होने वाली आंतरिक विद्रोह, जो इनके समय में हुआ था। होता क्या है कि करम प्रकाश के जो मंत्री थे जिनका नाम प्रेम सिंह था, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो करम सिंह जो है काफ़ी इतने योग्य शासक नहीं थे या इतने योग्य व्यक्ति नहीं थे कि अपनी रियासत को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। तो जब वजीर प्रेम सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, इन्हें रियासत से निर्वासित कर दिया जाता है और ये कांगड़ा किला नामक जगह सिरमौर में आपको देखने को मिलेगी। तो कांगड़ा किला नामक जो स्थान था वहाँ पर किले में शरण लेते हैं कियारदुन वाले इलाके में। और यहाँ पे शरण लेने के बाद ये क्या करते हैं, यही रहने लगते हैं और विद्रोह को दबाने के लिए ये किसको बुलाएंगे, गोरखाओं को बुलाएंगे। और इसी के साथ जो है गोरखाओं की एंट्री हमें देखने को मिलेगा हिमाचल के इतिहास में 1804 में होती है। तो गोरखाओं को जब भी बुलाएंगे तो होगा क्या, रंजौर सिंह को अमर सिंह थापा यहाँ भेजेगा, रंजौर सिंह को भेजेगा। रणजौर सिंह जब सिरमौर पहुंचेंगे तो वो कुछ चीज़ें करेंगे, जैसे कि पहले तो वो रियासत को जो है अपने अधीन कर लेंगे, विद्रोहों को शांत कर रियासत अधीन की। दूसरी चीज़ जो वो करेंगे वो हमें देखने को मिलेगा कि वो यहाँ से जो KP2 है यानी कि करम प्रकाश द्वितीय है, उनको भगाकर जो है उनको यहाँ से अपदस्थ कर देंगे, यानी कि भगाएंगे यहाँ से। और वो कहाँ शरण लेंगे, KP2 जो है जब इनको भगाया जाता है उसके बाद ये शरण लेंगे भूरिया नामक स्थान पे। भूरिया जो अम्बाला में है, वहाँ पर ये शरण लेंगे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और तीसरी चीज़ जो रणजौर सिंह करेंगे वो करेंगे जातक किले का निर्माण, जातक किले का निर्माण। और इन्हीं की वो किताब है तारीखी रियासत, जिसके बारे में हम कल विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है करम प्रकाश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटना अगर हमें कोई देखने को मिलती है तो वो है उनके समय होने वाला आंतरिक विद्रोह। इसके बाद अगले शासक की ओर चलते हैं। तो अगला शासक जो रहेगा वो है फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश के बारे में अगर देखा जाए तो फतेह प्रकाश ध्यान रखिएगा कि 6 वर्ष का शासक था। 6 वर्ष की आयु थी जब इन्हें गद्दी प्राप्त हुई थी। गद्दी प्राप्त होने के समय इनके संरक्षक जो इनके ओर से, मतलब 6 साल का बच्चा क्या ही निर्णय ले सकता है, तो इनके संरक्षक जो थे वो रानी गुलेरी थी, यानी कि गुलेर की राजकुमारी जो थी वो इनकी माता थी। तो वही जो है फिर बाद में इनके संरक्षिका भी बनी थी। और दूसरा कैप्टन बर्च नामक एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, वो थे। तो इसके बाद क्या होता है आपको पता होगा कि 1814 तक तो ये हमें देखने को मिलेगा। एक्चुअल में ये 1815 से लेकर 1850 तक इनका कार्यकाल था। 50 तक इनका कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होता है 1814 और 15 में जो है गोरखाओं को हराया जाता है
और गोरखाओं को हराने के बाद अब सनद बांट रही होती है कौन? तो ब्रिटिश हुकूमत जो है अब सनद बांट रही होती है। तो इसी दौरान आपको देखने को मिलेगा कि सितंबर 1875 में इनको सनद मिलेगी। सनद और कुछ भी नहीं था बल्कि एक अधिकार पत्र था जो इस प्रकार की घोषणा करता था कि जिस राज्य के क्षेत्र को उस अधिकार पत्र में मेंशन किया जाता था और वहाँ का किसी व्यक्ति को शासक मान लिया जाता था, तो वो आधिकारिक रूप से मतलब कभी भी जो है जब तक ब्रिटिश हुकूमत की शर्तों के अनुसार वहाँ पर शासन होता रहेगा तो वो उसी व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाएगा जिसका नाम या जिसके वंश को वहाँ पर अधिकार दिया होगा सनद के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो है सनद और कुछ भी नहीं, एक अधिकार पत्र था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखा जाए तो इनके समय में इनको जो है 1815 में सनद मिलती है, लेकिन कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे कियारदुल, मोरनी और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जगतगढ़, दुर्ग। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेजों ने अपने पास रखी, बाकी सिरमौर की जितने भी बाकी स्थान थे उनकी एक सनद बनाकर जो है किसको सौंप दी? तो फतेह प्रकाश को सौंप दी। फिर अब क्या होगा? फतेह प्रकाश, क्योंकि कियारदुन आपको पता होगा काफ़ी फर्टाइल बेल्ट है, जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर चुके थे इस बारे में कि कियारदुन कहाँ जैसे पड़ता है, तो इस वाले इलाके में जो है कियारदुन आपको देखने को मिलेगा। तो कियारदुन यहाँ से यमुना जाएगी, इस सोर से आपको दिखेगा दिखेगा गिरी नदी बहेगी और यहाँ पे जैसे जो है मारकंडा नदी बहेगी, यहीं आसपास घग्गर भी बहती है। तो कियारदुन काफ़ी फर्टाइल लैंड हो जाता है और अंग्रेजों ने ये अपने पास रखा था। मोरनी वाला क्षेत्र जगतगढ़ दुर्ग जो था वो भी इनके पास था। तो अब क्या करते हैं जो फतेह प्रकाश हैं ये निरंतर ब्रिटिश हुकूमत को जो है पत्र लिखते रहते हैं और कहते हैं कि भाई ये वाला प्लेस जो है ये तीनों प्लेस मुझे दे दीजिए, कितने? लगभग 1.5 लाख में दे दीजिए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत जो है इस चीज़ को नहीं मानती। इसी कारण आपको देखने को मिलेगा कि 1827 में जब एम हस्टर नामक जो ब्रिटिश गवर्नर है, गवर्नर जनरल, वो जब शिमला आएगा तो उसके शिमला दरबार में शामिल होंगे कौन? फतेह प्रकाश। तो एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है। तो क्या होता है बाद में जो है काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद 1833 में आपको देखने को मिलेगा कि इन्हें कियारदुन वाला जो हिस्सा है, कियारदुन वाला हिस्सा लगभग 50,000 रुपये में यहाँ का जो कियारदुन वाला हिस्सा है ये इन्हें सौंप दिया जाता है। उसके बाद भी मतलब इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी इन्हें मोरनी, जगतगढ़, दुर्ग आदि हिस्से नहीं मिलते हैं। तो ये आपको 2 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं कि एक तो आपको देखने को मिलेगा 6 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठे थे। रानी गुलेरी और कैप्टन बर्च इनके संरक्षक थे। सनद इनको सितंबर 1815 में मिली थी। कियारदुन, मोरनी और जातकगढ़ दुर्ग जो थे वो उसमें शामिल नहीं थे। बाद में 1833 में इनको कियारदुन मिला था 50,000 रुपये के बदले में और 1827 में इन्होंने एमहस्टर जब शिमला आए थे तो उनके दरबार में या उनके स्वागत में ये शिमला भी गए थे। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा इनके समय में जो है कुछ आपको वास्तुकला का निर्माण होते दिखेगा। वास्तुकला जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक सेकेंड। तो वास्तुकला में अगर बात की जाए तो वास्तुकला में हमें देखने को मिलेगा शीश महल इनके द्वारा निर्मित है। पंचकुला की नाहन कोठी, पंचकुला की नाहन कोठी वो भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा मोती महल, उसका निर्माण कार्य भी इन्हीं के समय में पूरा हुआ था। इन्होंने ही जो है फंड या राशि इन कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए दी थी। तो ये कुछ चीज़ें आपको फतेह प्रकाश के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट रूलर पढ़ते हैं, वो है शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश के बारे में जानते हैं कौन कौन सी जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियां इनकी थी और किस प्रकार से जो है चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो शमशेर प्रकाश के बारे में अगर सबसे पहले बात की जाए तो शमशेर के प्रकाश के बारे में देखिएगा कि इन्होंने जो है सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। लगभग माना जाता है 42 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। ये जो है लगभग 1856 से लेकर 98 तक जो है गद्दी पर बैठे थे। इसके अलावा दूसरा अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस दौरान सिरमौर में उसका दमन कार्य किसने किया था? तो 1857 की क्रांति को दबाने का कार्य सिरमौर में किया गया था इनके द्वारा, शमशेर प्रकाश के द्वारा। और इनके एक मंत्री थे सुरजन सिंह, उनका नाम था सुरजन सिंह या कुंवर सुरजन सिंह। तो इन्होंने सहायता की थी, तो इनको अंग्रेजों ने खुश होकर खिल्लत प्रदान की थी। और यहाँ पे बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि इनको 7 तोपों की सलामी दी जाती थी प्रत्येक वर्ष 1857 की याद में। और क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी सरकार का साथ दिया था तो उसके लिए अंग्रेजी सरकार इनको हर वर्ष 7 तोपों की क्या देती थी? सलामी देती थी, जो 1867 से बढ़ाकर 1867 में बढ़ाकर जो है 11 तोपों की सलामी कर दी गई थी।
तो इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट की बात की जाए तो इन्होंने राज्य को जो है 4 तहसीलों में बांटा था और वहाँ पर अंग्रेजी प्रशासन को शुरू करने का प्रयास किया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और फैक्ट देखें तो 1878 में, याद रखिएगा, इनके समय में एक जो लाहौर के मुंशी थे, लाहौर के मुंशी आपको देखने को मिलेंगे नंदलाल। नंदलाल के अध्यक्षता में या कहे नंदलाल के नेतृत्व में इन्होंने क्या करवाया था, इन्होंने जो है संगड़ा वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा, संगड़ा वाला एरिया हो गया या जो आपको सिरमौर वाला इलाका देखने को मिलेगा, अपनी रियासत का लगभग हर क्षेत्र में इन्होंने भूमि सर्वेक्षण करवाया था। तो भूमि सर्वेक्षण में आपको देखने को मिलेगा कि जो जमीन का बंदोबस्त था, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर यूज किया जाए तो ज़मीनी बंदोबस्त जो था वो इन्होंने लाहौर का जो मुंशी था नंदलाल उससे करवाया था, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ थी। तो इसके लिए जो है संगड़ा के जो नंबरदार थे उच्चू एंड प्रीतम, उन्होंने इस समय विद्रोह कर दिया था और उनको बंदी बनाकर जो है कहाँ रखा गया था, नाहन की जेल में रखा गया था। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं यहाँ से। तो इतने फैक्ट जो है आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और जो आपसे पूछी जाती है वनडे एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में, तो उनको डिस्कस करते हैं हम। कुछ फैक्ट क्या रहेंगे, जैसे आपको देखने को मिलेगा इनके समय में कि 1867 में इन्होंने रानी ताल का निर्माण करवाया, एक चीज। दूसरा आपको देखने को मिलेगा 1880 में इन्होंने शमशेर विला का निर्माण करवाया, शमशेर विला का निर्माण करवाया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इनके समय में भी 1887 में नाहन फाउंड्री लिमिटेड, नाहन फाउंड्री लिमिटेड आपको विकसित होती हुई दिखाई देगी। लोहे का कारखाना था वास्तविक में, लोहे का कारखाना। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखे जाए तो इन्होंने जो है 1888 में इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स नाम से एक सेना का गठन किया था। उसके बाद 1884 में अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मुख्यालय आपको नाहन बनता दिखाई देगा इनके समय में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 1890 में इन्होंने अंग्रेजी को राजकीय भाषा, यानी कि कामकाज जिसमें डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे या जिस भाषा में डॉक्यूमेंट रियासत के लिखे जाएंगे वो भाषा कौन सी होगी, अंग्रेजी भाषा होगी। और इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इनके बारे में देखने को मिलता है कि 1868 में इन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। तो एमसी की स्थापना इन्होंने कब की थी, 1868 में की थी। तो इतनी कुछ चीज़ें आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 1898 में लॉर्ड रिपन जो है नाहन आए थे। फिर उसके बाद डफरिन की बात की जाए तो 1885 में डफरिन आए थे और 1878 में लिटिन जो है यहाँ आए थे नाहन, तो उन्होंने प्रवास किया था यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको याद रखनी हो तो रख सकते हैं, नहीं तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाए। तो जितने यहाँ पे मैंने फैक्ट आपके सामने मेंशन किए हैं उनसे ही आप जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और आपके जो पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो आपको इसके बारे में देखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए आगे देखते हैं सुरेंद्र प्रकाश के बारे में। सुरेंद्र प्रकाश की बात की जाए तो इनका शासनकाल आपको देखने को मिलेगा 1898 से लेकर 1911। देखिए आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि पहले के शासकों का मैंने टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया, जबकि बाद के शासक जो है उनका टाइम पीरियड मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो देखिए पहले क्या है, जो भी पहले के कार्यकाल में या पहले का जो भी मध्यकाल हो गया या प्राचीन काल के शासक हमने 1195 के बाद देखे, तो उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है कि उन्होंने कहाँ से कहाँ तक शासन किया। तो इस प्रकार से कोई कंट्रोवर्सी ना हो तो हम उसके शासनकाल को लिखने से बचेंगे। दूसरी बात, ये जब इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं जैसे फतेह प्रकाश, शमशेर प्रकाश के बारे में, तो टाइम पीरियड अंग्रेजों के समय से था। तो वहाँ से जो है इनकी वेरिफिकेशन हो जाती है एक डॉक्यूमेंट के थ्रू और दूसरे डॉक्यूमेंट के थ्रू, जो है एक दूसरे डॉक्यूमेंट को जो है वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसलिए हम शासनकाल पढ़ लेते हैं। इनका वैसे पूछा कहीं नहीं जाएगा, बस आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो इनके बारे में अगर देखा जाए तो 1901 में जो है 1902 में ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अंग्रेजी विधानसभा थी उसके सदस्य चुने गए थे और 1911 में मसूरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक बार एग्जाम में जो है ये वाला फैक्ट पूछा जा चुका है, 1911 मसूरी में मतलब कहाँ जो है सुरेंद्र प्रकाश की मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु मसूरी में हुई थी, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं अमर प्रकाश। अमर प्रकाश का टाइम पीरियड देखा जाए तो 1933 से लेकर 1911 से लेकर 1933 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन्हें
18वें महाराजा की उपाधि दी गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको देखने को मिलेगा तो उसमें अंग्रेजी सरकार की सहायता की थी। दूसरी चीज़ इनके बारे में अगर मेंशन की जाए तो इन्होंने 1926 में महिमा पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें इनके बारे में कुछ, तो इन्होंने जो है 1927 में नाहन काला अम्ब रोड की रिपेयर करवाई थी, उसको पक्का करवाया था, नाहन काला अम्ब। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और 1933 में जो है इनकी हंगरी की जो राजधानी आपको देखने को मिली, सॉरी ऑस्ट्रिया की जो राजधानी आपको देखने को मिलेगी, वियना नामक जगह पे, वियना, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतनी चीज़ें आप अमर प्रकाश के बारे में 4 फैक्ट याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं राजेंद्र प्रकाश के बारे में। तो राजेंद्र प्रकाश के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए, राजेंद्र प्रकाश जो है रियासत के अंतिम शासक थे। सबसे बड़ा फैक्ट तो यही होगा। दूसरा, 1937 में इनके समय में 1937 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 1942 में इनके समय जो है आपको पजौता आंदोलन देखने को मिलेगा। तो पजौता कहाँ पे है? तो इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपको सिरमौर देखने को मिलेगा। यहाँ से इस प्रकार से आपको गिरी नदी अंदर आती हुई दिखाई देगी। तो ये वाली आपको जगह या वैली जो देखने को मिलेगी, यही पजौता वैली है। तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इनके समय में ही लगभग 13 मार्च 1948 में इन्होंने विलय पत्र पर भारत में शामिल होने के जो विलय पत्र था उस पे इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और 15 अप्रैल 1948 को जो है इन्हें हिमाचल प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया था। तो आपको पता ही होगी ये बात कि जिस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश में 26 शिमला रियासतें और 4 आपको देखने को मिलेगी पंजाब पहाड़ी रियासतें। तो इनको मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश की 15 अप्रैल 1948 को स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये 4 रियासतों में महासू था, एक, दूसरा सिरमौर था, तीसरा चंबा था और चौथा आपको मंडी देखने को मिलेगा। तो ये जो है 4 रियासतें थी। तो इस प्रकार से जो हिमाचल प्रदेश बना था 15 अप्रैल 1948 को, तो इस प्रकार का। और उस समय अगर मैप की बात की जाए, हिमाचल का मैप किस प्रकार दिखता था, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि चंबा इस प्रकार से, और ये वाला हिस्सा, यहाँ पे मंडी वाला हिस्सा, ये किन्नौर और ये सारा महासू का हिस्सा था। ये वाला हिस्सा जो है सिरमौर का था और ये वाला चंबा का हिस्सा था। और हिमाचल जो है यही हिमाचल था, एक्चुअल में यही हिमाचल था उस दौरान जो हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा ये पंजाब वाला इलाका। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। एक्चुअल में जो मैंने बताया आपको 26 जो पहाड़ी रियासतें, शिमला पहाड़ी रियासतें थी, प्लस 4 पंजाब रियासतें मिलाई गई थी। और उसमें आपको देखने को मिलेगा उसके बाद इनको मिलाकर जो है 4 जिले बने थे, जिनका नाम मैंने 4 रियासतों में आपको बताया। महासू यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिरमौर, फिर मंडी, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा चंबा। तो ये 4 जिले बने थे 15 अप्रैल 1948 को। तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए जो पहले थोड़ा सा फैक्ट मैंने गलत मेंशन कर दिया था। इस प्रकार से जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि 4 जिले जो बाद में बने थे उनके नाम मैंने आपको पहले मेंशन करवा दिए। रियासतें अलग थी उस समय, पंजाब की रियासतें जो शामिल हुई थी वो अलग प्रकार से थी। तो उसमें तो जो है आपको देखने को मिलेगा सिरमौर हो जाएगा, उसके बाद मंडी हो जाएगा, सुकेत हो जाएगा और चंबा, ये वाला इलाका आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रमुख स्थान के बारे में। प्रमुख स्थान में अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा राजवन, पहला स्थान। राजवन क्यों प्रमुख है? तो यहाँ पे सीसीआई, जो सीसीआई कंपनी है उसकी सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1980 में हुई थी।
इसके अलावा दूसरा बात किया जाए कमरों के बारे में, तो कमरों में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ चूना पत्थर मिलते हैं, चूना पत्थर मिलते हैं। तो ये 2 फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा प्रमुख स्थान में अगर बात की जाए तो रेणुका के बारे में देखते हैं। रेणुका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको देखने, और रेणुका कहाँ पे है, तो इस प्रकार से आप सिरमौर जिले को देख सकते हैं। यहाँ पे गिरी और गिरी नदी आपको दिखाई देगी इस प्रकार से यमुना में मिलती हुई, और यहाँ पे जो इस वाले हिस्से को रेणुका के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेणुका के बारे में, यहाँ रेणुका मेला लगता है। रेणुका मेला कब लगता है ये हम देखेंगे, कौन सा इसको स्टेटस मिला है वो भी देखेंगे, लेकिन नवंबर में लगता है। थोड़ा सा मोटा मोटा आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक वन्य जीव विहार है, वन्य जीव विहार है। वन्य जीव विहार की बात किया जाए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है शेर मिलते हैं, शेरों का निवास है ये। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे एचपी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, एचपी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और चौथा फैक्ट जो यहाँ पे हो सकता है कि ये परशुराम की जन्मस्थली है, परशुराम की जन्मस्थली है। बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है, हमारे ग्रंथों में इनका नाम काफ़ी बार आता है, तो काफ़ी फेमस ऋषि मुनि के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप 4 जो है याद रख सकते हैं रेणुका के बारे में। इसके अलावा बात करते हैं सुकेती के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फोसिल पार्क। फोसिल पार्क क्या कहें, जीवाश्म उपवन, जीवाश्म उपवन। एक्चुअली में यहाँ पे 1972 में जो है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, जिसके इतिहास ना तो लिखित रूप से मिला है और ना ही किसी प्रकार से लिखित रूप से नहीं मिलता, केवल हम उस समय के साक्ष्यों के आधार पर चीज़ों को जानते हैं। आईबीसी से भी पहले का, बहुत पहले का जो काल होता है, बहुत पहले से आईबीसी के काल के समय तक आपको देखने को मिलेगा कि उस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या था, 1972 में जो प्रागैतिहासिक काल था उसके आपको जीवाश्म, जीवाश्म या जानवरों के कंकाल देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे सुकेती से याद रख सकते हैं। पांतलिया में आपको देखने को मिलेगा शिवलिंग, तो ये याद रखिएगा आपकी पांतलिया में शिवलिंग जो है हमें पूजा होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं पौंटा साहिब के बारे में। पौंटा साहिब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है सिरमौर की, आर्थिक रूप से भी और वैसे भी अगर देखा जाए तो इसका धार्मिक महत्व भी काफ़ी है। तो यहाँ पे IIM देखने को मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ दूसरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल जो है आपको फार्मास्यूटिकल हब के रूप में पौंटा साहिब दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको रैन वैक्सी और मैनकाइंड जैसी कंपनियां दिखाई देगी। तो उनका जो है हेडक्वार्टर या कहे इकाई या यूनिट जो है वो पौंटा साहिब में है। दूसरा यहाँ पे आपको विश्वकर्मा का मंदिर देखने को मिलेगा, विश्वकर्मा का मंदिर, विश्वकर्मा का मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़, और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा होला मोहल्ला त्यौहार, होला मोहल्ला त्यौहार, क्योंकि इस वाले इलाके में आपको सिख जनसंख्या ज़्यादा दिखाई देगी। कल हमने डिस्कस किया था ये चीज़ कि किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो है यूपी वाला हिस्सा है, इस तरफ से उत्तराखंड वाला हिस्सा है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हरियाणा वाला हिस्सा है, हरियाणा के जाट सिख धर्म, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो होला मोहल्ला जो है जो होली का त्यौहार है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इतने कुछ चीज़ें जो है आप पौंटा साहिब के बारे में याद रख सकते हैं। फिर नाहन के बारे में अगर बात की जाए तो नाहन में आपको मुख्यतः देखने को मिलेगा, नाहन में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 1887 में, ये हमने अभी जो है मेंशन किया था जब हम शमशेर सिंह को पढ़ रहे थे, तो उस दौरान हमने देखा था कि उसने नाहन फाउंड्री जो लोहा कारखाना है उसकी स्थापना की थी, एक चीज़। और दूसरा इस समय में क्या हुआ था, इसके बाद अगर बात की जाए 1945 में यहाँ रेजिन एंड तारपिन जो थी उसकी फैक्ट्री लगी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अम्बोया के बारे में बात की जाए तो यहाँ गांधी मेला लगता है, गांधी मेला लगता है। कब लगता है तो आपको देखने को मिलेगा 30 जनवरी के दिन, जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी उस दिन यहाँ पे आपको मेला लगता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा परुवाला। परुवाला में क्या है, तो नाग नौना फेस्टिवल मनाया जाता है या मेला होता है, और कब होता है, दशहरे के दिन होता है। तो कौन सा, नाग नौना,
ये कब होता है? दशहरे के दिन। दशहरे के दिन जो है ये फेस्टिवल होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रमुख हस्तियों में, तो आपको सबसे पहले जब भी सिरमौर की बात होगी तो आपको देखने को मिलेगा वाई एस परमार के बारे में। तो याद रखिएगा वाई एस परमार जो थे बागथन के चनहालग गांव में इनका जन्म हुआ था। भारत के पहले सीएम थे, सॉरी हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम थे, और इन्हें जो है हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप इनके बारे में कुछ याद रख सकते हैं। इसके अलावा इनकी एक प्रमुख किताब आपको देखने को मिलेगी, हिमालय में बहुपति प्रथा। हिमालय में बहुपति प्रथा कि क्यों जो है एक स्त्री के 2-3 पति आपको देखने को मिलेंगे। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो सिरमौर वाले क्षेत्र में जो हाटी ट्राइब में आपको एक विवाह का घटना दिखाई देती है, वो कहीं ना कहीं बहुपति प्रथा को ही दिखाती है। तो जब एक स्त्री के एक से ज़्यादा पति होते हैं तो उस प्रथा को क्या बोलते हैं? बहुपति प्रथा कहते हैं। तो ये सिरमौर में क्यों है और क्या इसके फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें इस बुक में, हिमालय में बहुपति प्रथा पॉलीएंड्री इन हिमाचल प्रदेश, इस नामक पुस्तक में जो है आपको देखने को मिलेगा कि वाई एस परमार उसके लाभ और किस प्रकार की चीज़ें और क्यों वो ज़रूरी है उस क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए वाई एस परमार आपको दिखाई देंगे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण हस्ती जो यहाँ इस स्थान से हमें देखने को मिलेगी वो है किंकरी देवी या किकरी देवी। ये कहाँ से थी? तो ये संगड़ा वाले क्षेत्र थे, संगड़ा के क्षेत्र से थी, संगड़ा नामक क्षेत्र से थी। और दूसरा इनको क्या मिला था? इनको लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला था, लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला था क्योंकि ये एक काफ़ी फेमस पर्यावरणविद थी, पर्यावरणविद थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ जो है आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको जिस प्रकार से 2 पार्ट में सिरमौर को मैंने डिस्कस किया आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।